भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल विवाह की उम्र तो वैसे ही बढ़ गई है। पढ़ाई लिखाई और करियर के चक्कर में 27-28 से ज़्यादा की उम्र में ही आजकल विवाह हो पाता है और यह एक सामान्य सी बात है। लेकिन देखते देखते कब उम्र 30-35 के पार निकल गई यह पता ही नहीं चलता है। अब यहाँ पर हम आज कन्याओं के विवाह के संबंध में विशेषकर बात करेंगे। आपने देखा होगा कि कई कन्याओं का विवाह तो एक सामान्य आयु में ही हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर उस संबंध में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सामान्य आयु में विवाह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। समस्या है तो यह है कि उम्र अधिक होने के बावजूद भी विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इस संबंध में आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ कन्याओं के विवाह में असामान्य देरी होती है और अनेकों प्रयत्न करने के बावजूद भी विवाह में सफलता नहीं मिलती है। अब आपने यह तो सामान्य रूप से सुन रखा होगा कि सप्तमेश यदि छठे भाव में बैठा हो तो विवाह में देरी करवाता है। तो एक हद तक यह बात सही भी है, लेकिन यह योग इतनी भी देरी नहीं करवाता कि विवाह हो ही नहीं। कोई भी अन्य विवाह योग्य दशाएं आई उनमें विवाह हो जाता है ऐसी स्थिति में भी, लेकिन इस योग के चलते दाम्पत्य जीवन में कुछ खटपट बनी रहती है। और इस खटपट का स्तर क्या होगा यह तो कुंडली के अन्य ग्रह ही तय करेंगे। इसी तरह कुंडली का सप्तमेश यदि द्वादश भाव में बैठा हो तो भी कुछ कुछ ऐसे ही फल मिलते हैं। और यह भी कहा जाता है कि षष्ठेश और सप्तमेश का कहीं संबंध बनता हो तो भी विवाह में देरी होती है। अब यह तो कुछ सामान्य योग हुए जो कि प्राय सभी जानते हैं कि इन स्थितियों में विवाह में देरी हो सकती है। लेकिन आज हम उन स्थितियों की चर्चा करेंगे जिनके चलते विवाह में ज्यादा अड़चनें खड़ी होती हैं, विवाह में विलंब होता है। और मान लीजिए कि इन दशाओं के आने के पहले ही यदि विवाह हो चुका हो तो फिर दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ियां शुरू होती हैं। और आज के चैप्टर में हम विशेष रूप से महिला जातक यानी कन्याओं के विवाह में विलंब के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सूत्र सिर्फ महिला जातकों पर ही लागू होंगे, पुरुष जातकों के लिए यह सूत्र लागू नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आप नक्षत्र स्वामी का ध्यान रखिए। यदि नक्षत्र स्वामी अपनी उच्च राशि से दूसरे भाव में बैठा होगा तो यह कन्या के विवाह में बहुत विलंब करवाएगा। हालांकि यह स्थिति धन के मामले में बहुत बढ़िया है, उस कन्या के पास अच्छा कैरियर होगा, पैसा अच्छा आएगा, धन के मामले में यह स्थिति बहुत बढ़िया है। लेकिन विवाह के मामले में यह नक्षत्रपति की स्थिति विलंब का कारण बनेगी। और मान लीजिए इसके साथ अन्य ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हुई तो फिर विवाह में अनावश्यक विलंब हो सकता है या विवाह हो ही नहीं, ऐसा भी संभव है। अब इस स्थिति को सामान्य जिज्ञासुओं के लिए और स्पष्ट कर देते हैं जिससे कि हमारी बात को वो आराम से समझ सकें। अब जैसे नक्षत्र स्वामी होकर मान लीजिए केतु नक्षत्र स्वामी है और वह कन्या राशि में बैठा है तो यह अपनी उच्च से दूसरा होगा। इसी तरह शुक्र मेष राशि में बैठा हो तब भी यही स्थिति होगी। सूर्य वृष राशि में बैठा हो, चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हो, मंगल कुंभ राशि में हो और राहु मीन राशि में बैठा हो और गुरु सिंह राशि में हो, शनि वृश्चिक राशि का हो और बुध तुला राशि का हो। तो इन स्थितियों में नक्षत्र स्वामी बैठा हो तो यह विवाह में अनावश्यक देरी करवाता है। अब यह तो हुई नक्षत्र स्वामी की स्थिति की बात। अपनी उच्च राशि से दूसरे बैठकर नक्षत्र स्वामी विवाह में विलंब करवाएगा और चूंकि नक्षत्र स्वामी है इसलिए ये इस काम में असफलता ही हाथ लगी। यदि अन्य कोई ग्रह योग नहीं हो तो इस स्थिति की जातिकाओं का विवाह बहुत विलंब से होता है। और एक बात का यहाँ पर आप और ध्यान रखिए कि यह जो हमने नक्षत्र स्वामी की स्थिति बताई है, इसके अलावा
बताई गई स्थिति के ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा जो भी चल रही हो उसमें भी विवाह संभव नहीं होगा। ये खाली नक्षत्र स्वामी की स्थिति ही नहीं है, बल्कि महादशा, अंतरदशाओं में भी इन ग्रहों की दशाएं चल रही हों तो विवाह नहीं हो पाता है। अब इसके अलावा आप मंगल की स्थिति देख लीजिए। मंगल यदि मेष राशि में बैठा है या कन्या राशि में बैठा है तो भी विवाह में विलंब होगा। यदि नक्षत्र स्वामी की स्थिति भी जो हमने बताई वह है और मंगल की स्थिति भी यह है तो बहुत ही ज्यादा विलंब होगा। यानी मंगल का मेष या कन्या राशि में होना बताई गई नक्षत्र स्वामी की स्थिति को और मजबूत करेगा, इसलिए यहाँ पर विवाह में अनावश्यक देरी होती है। इसके अलावा राहु यदि कुंभ राशि का बैठा हो तब भी विवाह में विलंब होगा। और चूंकि राहु कुंभ राशि में है तो केतु भी अपने उच्च सिंह राशि में होगा, तो यहाँ भी शादी में विलंब होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर जिस चंद्र कुंडली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति देख लेना भी बहुत आवश्यक है। यदि चंद्रमा नक्षत्र स्वामी के साथ युति में बैठा हो, यानी दोनों एक ही भाव में बैठे हों, तब भी शादी में बहुत अधिक विलंब होता है। और इसके अलावा यदि चंद्रमा से नक्षत्रपति छठे भाव की दूरी पर हो तब भी विलंब होगा। और जो अभी तक हमने आपको स्थितियां बताई हैं, ये सारी स्थितियां मान लीजिए किसी कुंडली में मौजूद हों तो आप समझ लीजिए उसका विवाह नहीं हो पाएगा। अब आप 1987-88 की कुंडलियों पर ध्यान दीजिए। इस अवधि में पैदा हुई जातिकाओं का बहुतायत से अभी तक विवाह नहीं हुआ है। और आप इस बात पर ध्यान देंगे, उन कुंडलियों को देखेंगे तो हमने अभी तक जो स्थितियां आपको बताई उनमें से अधिकतर इन कुंडलियों में मौजूद हैं, इसलिए उनके विवाह में अभी तक सफलता नहीं मिली है। हाँ, ये जो अवधि हमने बताई है, इस समय में पैदा हुई कन्याओं का प्रेम विवाह अवश्य हो गया है और इसका कारण यही पाया गया कि उनका चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा एक्टिव था। अब आप उदाहरण के लिए मिथुन लग्न को ही देख लीजिए। यहाँ पर मिथुन लग्न में उस समय में राहु दसम भाव में बैठा है। अब यह चतुर्थेश है क्योंकि कन्या राशि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो अपने चतुर्थ भाव से यह सप्तम होने के कारण प्रेम विवाह का योग बना दिया। हालांकि यहाँ भी मीन राशि में बैठकर राहु, जैसा हमने पहले आपको बताया था, उच्च से तो दूसरा है, लेकिन यह चतुर्थ भाव को एक्टिव करने की वजह से इसने प्रेम विवाह करवा दिया। तो मिथुन लगन की जातिकाओं का और कुछ धनु लगन की जातिकाओं का प्रेम विवाह हमने प्रैक्टिकली होते पाया है। अरेंज विवाह में इस समय की कुंडलियों में वाकई में बहुत दिक्कत है। अब यहाँ पर हमने विलंब के कारण आपको बताए, और मान लीजिए किसी कारणवश मार कूट कर विवाह हो भी गया तो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, हिचकिच या सेपरेशन तक की नौबत आती है। अब यहाँ तक हमने उन स्थितियों पर तो बात कर ली है कि विवाह में विलंब क्यों होता है, लेकिन जो कुंडली लेकर आपके पास आता है उसका जवाब यही होता है कि महाराज मेरे को तो कोई उपाय हो तो वह बताइए। विवाह नहीं हो रहा, आप उसके कारणों की चर्चा करेंगे तो ये तो मेरे को भी मालूम है कि विवाह नहीं हो रहा है। वो तो आया है अपनी समस्या का निदान पाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सप्तमेश का उपाय ही करना है। अब यहाँ हम उदाहरण के लिए ले लें, मान लीजिए मंगल द्वादश भाव में बैठा है और यह 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को ही सबसे ज्यादा पीड़ित करेगा। तो इसके लिए शक्कर की मटकी ले लें, और शक्कर की मटकी से हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि करवा चौथ पर जो महिलाएं करवा खरीद के लाती हैं शक्कर का, वो लेना है और उसको जाकर किसी सुनसान जगह कच्ची भूमि में कन्या के हाथ से दबवा देना है, जिससे कि कीड़े मकोड़े चींटियां उसको खा सकें। तो यह हुआ एक उपाय। लेकिन इसमें एक समस्या और आती है कि ऐसे
शक्कर के करवे या मटकी सिर्फ करवा चौथ के आसपास ही मिलते हैं बाजार में। अभी हमने दिल्ली की एक कन्या को यह उपाय करवाया था, तो उसने सारी दिल्ली घूम ली, उसको कहीं यह शक्कर का करवा नहीं मिला। दुकानदारों का कहना था कि ये सिर्फ करवा चौथ के आसपास ही आते हैं, बाकी तो बचे हुए को वो वापस शक्कर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? अब करवा चौथ कब आएगी इसका इंतजार तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप एक मिट्टी की छोटी मटकी ले लीजिए और उसमें शहद भर दीजिए और उस मटकी का मुंह जो गुथा हुआ आटा होता है उससे बंद कर दीजिए और उस आटे में छोटे छोटे छेद बना दीजिए, जिससे कीड़े मकोड़े उसके अंदर जा सकें खाने के लिए। और इसको भी सुनसान जगह पर कच्ची भूमि में दबा देना है और ये जो छेद रहेंगे इनसे चींटे कीड़े मकोड़े उसको खा सकेंगे शहद को। अब इन दोनों में से आप चाहे जो भी उपाय करें, जैसा आपको सुलभ हो। जो भी इस समस्या से पीड़ित है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वो कन्याएं यह उपाय कर सकती हैं, लेकिन यह मंगलवार को मंगल की होरा में ही करना है। मंगल की होरा का कंसेप्ट जनसाधारण के लिए स्पष्ट कर देते हैं कि मंगलवार को जो पहला होरा होता है वह मंगल का ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, गूगल में देख लीजिए आपके शहर में सूर्योदय कब होता है, तो मान लिया कि 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो 6 बजे से 7 बजे यानी 1 घंटा के मध्य यह मंगलवार को मंगल की होरा रहेगी और इसी दरमियान आपको यह काम करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसी तरह से जो भी ग्रह पीड़ित करता हो उसका भी उपाय आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।